अविंता, मेरी शर्ट प्रेस हुई क्या? हाँ, बस अभी करती हूँ। अविंता शर्ट प्रेस करने के लिए जोर से किचन से भागती है। अविंता, मुझे और इनको एक चाय दे दो। हाँ माँ जी, बनाती हूँ, बस इनकी शर्ट प्रेस कर लूं। अरे तुम्हें पता है ना अविंता कि एक बार नहा लिया तो तुरंत चाय चाहिए होती है। अगर तुम्हें इतने काम रहते हैं तो थोड़ा जल्दी उठा करो। अविंता चुप होकर सब सुनती है। माँ जी, शर्ट प्रेस हो गई है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ये लीजिए माँ जी, आपकी और पापा जी की चाय। लाओ बेटा, कितनी देर कर दी तुमने। सॉरी माँ जी, आगे से कोशिश रहेगी कि टाइम पे चाय दे दूं। ये क्या अविंता, ये तुमने कैसी शर्ट प्रेस करी है? इसकी बात पे तो ऐसा लग रहा है कि प्रेस चला ही नहीं है। हाँ, वो माँ जी पापा जी को चाय देनी थी तो जल्दी जल्दी में रह गया। लाओ कर देती हूँ मैं। अरे रहने दो, अब मुझे लेट हो रहा है। हो सके तो एक मेहरबानी कर देना और आगे से ध्यान रखना। कितनी बार कहा है कि अगर ज्यादा काम है तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ, लेकिन तुमको तो अपने टाइम पे ही उठना। अरे तो क्या हुआ, मैं लेट तो नहीं सो सकती क्या कभी? ठीक है, तो फिर सोती रहो। अरे पर काम तो ढंग से करो। सुबह सुबह मुझे बहस नहीं करनी। अगर नाश्ता बन गया है तो लगा दो। पीयूष, चलो नाश्ता लगा देती हूँ, तुम भी नाश्ता करो बेटा, और जल्दी से बैग्स पैक करके आ जाओ। मम्मा, आप बैग्स पैक कर दो, मुझे लेट हो रहा है। पीयूष, चुपचाप बैग पैक करके बाहर आ जाओ, मैं किचन में जा रही हूँ। अविंता नाश्ता लगाती है, सभी नाश्ता करते हैं। नाश्ते के टेबल पर आदित्य, तुम मुझे और पीयूष को छोड़ के ऑफिस जा सकते हो क्या प्लीज? मैं छोड़ देता, लेकिन आज ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, इसलिए आज तुम पीयूष को छोड़ के ऑटो से चली जाओ। ठीक है, आज तो मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन प्लीज मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट सुबह तो तुम हम लोगों को ड्रॉप करो। अरे अगर ऐसा ही है तो हम गाड़ी कर लेते हैं, क्यों मेरे बेटे को परेशान करना, उससे कितना काम होता है। अविंता देखती रह जाती है। नहीं माँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अविंता, मैं ड्रॉप कर दिया करूंगा। इतना कहकर आदित्य चला जाता है। फिर अविंता पीयूष को स्कूल छोड़ के अपने ऑफिस चली जाती है। हेलो, कौन? हेलो, मैं पीयूष की क्लास टीचर बोल रही हूँ। मेरी बात पीयूष के फादर से हो रही है ना? हाँ जी, मैं पीयूष का फादर ही हूँ। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मिस्टर आदित्य। आप और पीयूष की मदर पीयूष पे थोड़ा ध्यान भी देते हैं क्या? सॉरी टू से, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। क्या हुआ, आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है मिस्टर आदित्य कि आज मंडे है और पीयूष के बैग में सारी बुक्स और कॉपीज सैटरडे शेड्यूल वाली है। अब आप ही बताइए, इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सो सॉरी मिस, कोशिश रहेगी कि आगे से ऐसा ना हो। आप और पीयूष की मदर एक बार प्लीज स्कूल के बाद मुझसे मिल के जाइएगा। श्योर, हम आते हैं। हेलो अविंता, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? क्या हो गया? पीयूष की क्लास टीचर का फोन आया था मेरे पास। हैं? क्यों, सब ठीक तो है ना? वो कह रही थी कि आदित्य सैटरडे वाली बुक्स और कॉपीज ही आज भी लेकर गया है। क्या? मैंने कहा था उसे अपना बैग ठीक करने के लिए। अविंता, पीयूष अभी छोटा है, हम उस पर इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डाल सकते। एटलीस्ट तुम्हें वेरीफाई तो करना चाहिए था। आदित्य, मेरे पास एक काम नहीं है, सब कुछ मुझे ही देखना है। मैं कैसे इतना सब कुछ एक साथ हैंडल कर सकती हूँ? अब तो जो हो गया सो हो गया। अब हमें स्कूल जाना पड़ेगा पीयूष की क्लास टीचर से मिलने। उन्होंने बुलाया हमें। क्या? तब तो मुझे हाफ डे लेना पड़ेगा। जो करना है करो, बस अब इसमें कोई गड़बड़ी मत करना और टाइम से पहुंच जाना, फिर साथ में ही घर चलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं बात करके हाफ डे ले लेती हूँ और पहुंचती हूँ वहां। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। अविंता और आदित्य स्कूल पहुंचकर क्लास टीचर से मिलते हैं। हेलो मिस। आइए, मैं आप लोगों का ही वेट कर रही थी। देखिए, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप लोगों को पीयूष पे ध्यान देना चाहिए। पीयूष अभी बच्चा है, वो धीरे धीरे ही सीखेगा। सॉरी मिस, हम ध्यान रखेंगे। प्लीज, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पीयूष पढ़ाई में वीक हो जाएगा। मिस, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं यही उम्मीद रखती हूँ। बाकी आज का जो भी उसका मिस हुआ है उसे मैं भेज दूंगी, आप एक बार देख लेना। श्योर। चलो पीयूष, अब चलते हैं। तुम तीनों इतनी जल्दी? क्या हुआ, आज छुट्टी जल्दी मिल गई क्या तुम लोगों को? छुट्टी कहाँ माँ, आज तो पीयूष जी ने खटिया खड़ी कर दी हम लोगों की। वो कैसे, मुझे पूरी बात बताओ। अरे माँ, कुछ खास नहीं, बस हम दोनों को स्कूल जाना पड़ा था, इसीलिए हम दोनों हाफ डे लेने के बाद यहीं आ गए। स्कूल क्यों जाना पड़ गया? माँ, पीयूष अपनी बुक्स और कॉपीज रखना भूल गया था। अरे बेटा, तो यह काम तो तुम्हारा है ना, पीयूष तो अभी बच्चा है। हाँ माँ जी, ठीक कहती हैं आप।
देखो अविंता, मैं तो कहती हूँ अगर संभाला नहीं जाता तो तुम जॉब छोड़ ही दो। फिलहाल घर और बच्चे पे ध्यान दो। अब पीयूष थोड़ा बड़ा हो जाए तो वापस जॉब ज्वाइन कर लेना। अरे माँ, एक बार जॉब छूटी ना तो वापस ज्वाइन करने में बहुत दिक्कत आती है। अविंता संभाल लेगी, क्यों अविंता? हाँ, मैं देख लूंगी, पर क्या? कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक है, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। अविंता उठकर चली जाती है। शाम को सासू माँ और ससुर बाहर हॉल में बैठे होते हैं। हम लोगों का जमाना कितना बढ़िया हुआ करता था। आदमी और औरत का काम बटा हुआ था। आदमी बाहर का संभालेगा, औरत घर के अंदर का। अरे तो अब जमाना बदल गया है, लड़कियां पढ़ रही है तो बराबरी तो करेंगी। अरे लेकिन हमारा घर जमाने के हिसाब से तो नहीं चलेगा। बहुत हुआ, अब कुछ करना पड़ेगा अविंता के लिए। अब तुम सास बहू के बीच में मैं क्या पढ़ूं? बस इस बात का ध्यान रहे कि बात ज्यादा ना बिगड़े। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं थोड़ी ना सीधे उसको मना करने जा रही हूँ कि तू जॉब छोड़ दे। जैसे भी करो, मुझे क्या। हाँ, आपको कुछ क्यों होगा? वो नहीं करेगी तो मैं तो हूं ही नौकरानी। अरे चिढ़ती क्यों हो? मुझे पता है तुम संभाल लोगी और इस समस्या का हल भी निकाल लोगी। आप तो रहने ही दीजिए। सासू माँ इतना बोलकर चली जाती हैं। अविंता खुशी खुशी अपनी सासू माँ के पास आती है और आज तो माँ जी का मनपसंद खाना खिलाकर उन्हें खुश कर दूंगी। माँ जी, आज आप क्या खाना पसंद करेंगी? आप जो बोलेंगी मैं वही बनाऊंगी। मेरी छोड़, आदित्य से पूछ लिया कर कभी कि वो क्या खाना चाहता है। बेचारा मेरा बेटा कभी कुछ फरमाइश ही नहीं करता। अरे माँ जी, आप बोलिए तो, आपके लिए और आदित्य के लिए, दोनों के लिए बना दूंगी मैं। अरे ना, फालतू की इतनी मेहनत और खर्चा करने की जरूरत ना है। जाके आदित्य से पूछ ले, वो जो भी खाएगा मैं खुशी खुशी खा लूंगी। ठीक है माँ जी, मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ। अविंता आदित्य से खाने का पूछने जाती है। आदित्य लैपटॉप पर काम कर रहा था। आदित्य, आज आप खाने में क्या खाएंगे? अरे भाई, आज चांद किस तरफ से निकला है जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो गया। ऐसा भी क्या बोलते हो आदित्य, रोज तो खाना बनाती हूँ सबके पसंद का। अब बस भी करो। अच्छा ठीक है, बताओ तो क्या खाओगे? कुछ भी बना दो, खा लूंगा मैं। आदित्य, मैं आखिरी बार पूछती हूँ क्या खाओगे, बताओ ना, वरना मैं चली जाऊंगी। अरे तो चली जाओ, लेकिन प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। अविंता वहां से चली जाती है और किचन में जो मन में आता है बना देती है। सभी किचन टेबल पर मिलते हैं। तो क्या बनाया है हमारी मास्टर शेफ ने आज खाने में? लौकी दाल, चावल और रोटी। क्या लौकी दाल? लेकिन तुम तो आज कुछ अच्छा खाना बनाने वाली थी और मुझसे पूछने भी आई थी। हाँ, पूछने तो आई थी माँ जी, लेकिन आपने बताया कहाँ? अरे लेकिन मैंने कहा था ना आदित्य से पूछ लो। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता सासू माँ फिर से बोल पड़ी। तुमने उससे पूछा ही नहीं होगा। जॉब करती हो तो क्या पति की इज्जत नहीं करोगी? अब जब माँ को पता चलेगा कि अविंता ने मुझसे खाने का पूछा था और मैंने कुछ सजेस्ट नहीं किया तो मुझे भयंकर डांट पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आदित्य चुप ही रहे, इसमें तेरी भलाई है। अविंता चुपचाप सुन रही थी। वो मायूस हो जाती है और खाना देकर वापस किचन में चली जाती है। क्या नसीब है, लोगों के घर बहू अच्छा अच्छा खाना बनाती है, अच्छे से घर संभालती है, और एक हमारी बहू है जिसे घर की कुछ पड़ी नहीं है। बस भी करो माँ, अब खा लो ना जो बना है। हाँ तो खा ही रही हूँ, लेकिन अब बहुत हुआ। अब इसकी माँ को फोन करना ही पड़ेगा। हेलो आरती जी, कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं इरावती जी, आप बताइए आप कैसी हैं? और अविंता कैसी है? अरे अविंता के लिए ही हमने आपको फोन किया है। अविंता के लिए क्या हुआ? अविंता ठीक तो है ना? अब क्या बताओ आरती जी, अविंता आजकल ठीक नहीं लगती। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ आरती जी, अविंता बहुत थक जाती है, पीयूष को भी देख नहीं पाती, काम में ध्यान नहीं लग रहा। मुझे तो बहुत चिंता रहती है उस बच्चे की। ऐसा क्या? अविंता ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे हो सकता है कि वो आपको परेशान ना करना चाहती हो। वो खुद परेशान हो जाएगी लेकिन आपको परेशान नहीं करेगी। अच्छा। नहीं तो क्या, बच्चे की तबीयत खराब ना हो, इसलिए मैं सोच रही थी कि अविंता अगर कुछ समय के लिए जॉब छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। पीयूष पर भी ध्यान दे देगी, घर भी अच्छे से संभाल लेगी, और सबसे बड़ी बात आराम भी मिलेगा उसको। ठीक ही तो कहती हैं आप वैसे, लेकिन पता नहीं अविंता मानेगी कि नहीं। अरे आरती जी, उसने आपकी बात भला कभी टाली है? आप एक बार बात तो करिए, वो मान जाएगी। ठीक है इरावती जी, मैं बात करूंगी उससे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप उसका इतना ख्याल रखती है उसके लिए। अरे आरती जी, हम सास है अविंता के, ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? वो तो है,
ठीक है इरावती जी, फिर कभी बात होगी आपसे। हाँ जरूर। सुबह का वक्त, संडे का दिन और सबकी छुट्टी। अरे ये क्या, इतने हफ्ते के कपड़े ऐसे ही पड़े, अभी तक अविंता ने इसे धोने में नहीं लगाया। ये क्या है अविंता, तुमने अभी तक ये कपड़े धोए नहीं? कितना बदबू कर रहा है ये। माँ मैं अभी करनी जा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से नहीं कर पाई हूँ। देखो अविंता, तुम्हारे बहाने अब ज्यादा नहीं चलेंगे, सारे काम हो जाए इस बात का ध्यान रखना होगा। जी माँ जी। पता नहीं आखिर कब मुझे काम याद दिलाने से फुर्सत मिलेगी। क्या कर रहा है आदित्य? कुछ नहीं माँ, एक रिपोर्ट थी ऑफिस की, वही चेक कर रहा था। अच्छा बेटा, पता नहीं ये अविंता को क्या हो गया है। अविंता को क्या होगा, ठीक तो है वो। अरे कहाँ बेटा, देखना एक हफ्ते से कपड़े पड़े हुए हैं, वॉशिंग मशीन में लगाना ही भूल गई। वो बहुत बोलने लगी है। मैंने सुना है जब ज्यादा भार आता है ना तो याददाश्त कमजोर होने लगती है। अच्छा ऐसा। अब देखना कल पीयूष का बैग लगाना भूल गई थी। ऐसा कैसे चलेगा बेटा, उसको बोलना कुछ समय के लिए जॉब छोड़ के घर संभाल ले। माँ तुम फिर वही बातें लेकर बैठ गई, बोला था ना आपको। अरे तो तू क्या चाहता है कि पीयूष को अपनी माँ के साथ समय बिताने का मौका ही ना मिले? तू चाहता है पीयूष बिना माँ के ही बड़ा हो जाए? अरे बाकियों की नहीं तो पीयूष के बारे में तो सोच ले। अच्छा माँ, मैं अविंता से बात करूंगा। हाँ बात कर और मना उसे। अगले दिन अविंता ऑफिस पहुंचती है। कैसी हो अविंता, काम कैसे चल रहा है? गुड मॉर्निंग मैम, काम बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी की ग्रोथ भी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इस मंथ एंड तक काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। हमें भी और तुम्हें भी। मुझे मतलब? हाँ तुम्हें भी। तुम इतनी मेहनत और लगन से कंपनी को अपना 100% दे रही हो, तो कंपनी का भी तो फर्ज बनता है कि तुम्हें एक प्रमोशन दे। प्रमोशन? सच में? हाँ प्रमोशन, तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है। अब तुम्हारी पोजीशन और सैलरी दोनों बढ़ेंगी। थैंक यू सो मच मैम, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, थैंक यू सो मच। नहीं अमिता, तुम काबिल हो, मेहनती हो, अच्छा काम करती हो, इसलिए तुम्हें ये प्रमोशन मिल रहा है। ये हक है तुम्हारा। देखना अगर तुम ऐसे ही मेहनत करती रही तो बहुत आगे जाओगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रमोशन मिलने के बाद पार्टी देना मत भूलना। श्योर मैम। एचआर चली जाती है। अविंता बहुत खुश हो जाती है। घर पे सासू माँ ससुर आदित्य हॉल में बैठे थे। आने दो आज अविंता को, आज मैं पूछूंगी नहीं, सीधे बताऊंगी कि उसे अब ये जॉब छोड़नी होगी। जॉब छोड़ देगे तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है मॉम, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बात अगर पीयूष की है तो अविंता को जॉब छोड़नी चाहिए। अरे मैं तो बहुत पहले ही बोल देती, लेकिन तुम लोग मेरी बात सुनो तब ना। अगर कुछ हुआ तो आरती जी को भी बोल दूंगी मैं। तब तक अविंता ऑफिस से आ जाती है। आदित्य तुम्हें पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? अरे धीरे धीरे, ऐसा भी क्या हो गया कि तुम इतनी खुश हो? आदित्य मेरा सपना पूरा हो गया। इतने सालों से मैं जो चाहती थी आज वो हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या है? माँ आज मेरा प्रमोशन हो गया। मेरी पोजीशन और मेरी सैलरी दोनों बढ़ने वाली है। अब मैं सीनियर पोजीशन पे रहूंगी। सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आदित्य कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अविंता, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ जी, क्या बात करनी है? देखो अविंता, हम सबने मिलकर ये फैसला किया है कि तुम्हें जॉब छोड़नी होगी। क्या? हाँ अविंता, देखो इसमें हम सबकी खुशी है और सबसे बड़ी बात, तुम्हें भी बहुत आराम मिल जाएगा। वो कैसे माँ जी? देखो अविंता, पीयूष अभी छोटा है, उसे तुम्हारी जरूरत है। इसके अलावा इस घर को तुम्हारी जरूरत है। जरूरत है कि तुम अपने परिवार को थोड़ा समय दो, बहू होने का फर्ज निभाओ। और बेटा ऑफिस से घर, घर से ऑफिस करते करते तुम भी तो थक जाती हो, तो थोड़ा आराम तुम भी करो। माँ जी, मम्मी से मेरी जॉब छोड़ने की बात आप ही ने की थी क्या? अरे ये क्या बोल रही हो, हम क्यों बोलेंगे? वो तो उन्होंने ही कहा था कि तुम ठीक नहीं रहती, आजकल थकी थकी रहती हो, जॉब से थोड़ा आराम मिलेगा तो अच्छा रहेगा। माँ जी, आपको मैंने कहा कि मैं थक गई हूँ या मुझे काम नहीं करना? हाँ बेटा, तुमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हमें भी तो सब दिखता है ना, हमें पता है तुम थक जाती हो। तो मदद करने के बजाय आप ये क्यों चाहती हैं कि मैं अपनी सालों की मेहनत, अपने सपनों को छोड़ दूं? माँ से तमीज से बात करो अविंता। अरे आजकल की लड़कियों को थोड़ा बोल क्या दो, उनसे चुप रहा ही नहीं जाता। आदित्य, तुम्हें तो पता है ना मेरी जॉब मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन पीयूष के लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? पीयूष को बीच में मत लाओ आदित्य, इस प्रॉब्लम का और भी सोल्यूशन है।
लेकिन आप लोगों को तो मेरी जॉब ही खत्म करनी है। बात बोल रही हो अविंता, तो फिर यह तय है, अब तुम रिजाइन दे रही हो। नहीं माँ जी, मैं रिजाइन नहीं करूंगी। जब आप लोगों को मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है तो अब मैं इस घर में ही क्यों रहूं? आप लोगों को बहू नहीं नौकरानी चाहिए जो आप लोगों का काम करे और आप आराम से रहें। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर, और अब आप लोग ही इस घर को संभालिए। और ना हो फिर भी तो आदित्य तुम अपनी जॉब छोड़ देना, ठीक है? अरे कम से कम अपने पति से तो इज्जत से बात कर ले। बस माँ, आप कितना बोलोगी? सही तो कह रही है। आपने घर के हर कोने में बस अविंता की कमियां निकाली है, आपने कभी इसकी मदद की? अरे ये कैसे बात कर रहा है बेटा तू तो ऐसे मत बोल। क्यों ना बोलूं माँ, मैं तो सिर्फ जॉब करता हूँ, लेकिन अविंता जॉब के साथ पूरा घर संभाल रही है। अरे उससे जितना बन पड़ रहा है वो उससे ज्यादा करती थी, और क्या करती वो। लेकिन अब बस माँ, मैं, अविंता और पीयूष अब अलग रहेंगे, मैंने फैसला कर लिया है। ये क्या बोल रहा है तू बेटा? ठीक कह रहा हूँ, मुझे लगता है इसी में सबकी खुशी है। इतना बोल के आदित्य पीयूष और अविंता के साथ चला जाता है। ये तो सबको पता है कि दो औरतें जब भी मिलती है तो या तो अपनी बहुओं की बुराई करती है या तो बेटे की तारीफ। सुबह सुबह सब्जी मार्केट से लौटती हुई रूपा को उसकी सहेली विमला मिल जाती है और रूपा उसके सामने अपने बेटे की तारीफ की पुल बांधना शुरू कर देती है। अरे आजकल क्या बताऊं विमला, लड़कों के चरित्र का तो कुछ रह ही नहीं गया। सामने शरीफ बनते हैं और पीछे लड़कियां घुमाते हैं, और तो और खाना पीना तो अलग ही। बिल्कुल सही कह रही हो रूपा। मेरी बेटी के लिए एक लड़के का रिश्ता आया था। इतनी अच्छी कुंडली कि क्या कहूँ, पूरे 32 गुण मिल रहे थे दोनों के। हमने तो लगभग शादी पक्की ही कर दी थी। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने उस लड़के को एक रेस्टोरेंट में 2 लड़कियों के साथ नाचते गाते और नॉनवेज खाते देख लिया। अब तू ही बता, जो लड़का हमारे सामने इतना शरीफ बन रहा था, जो कह रहा था उसने कभी प्याज लहसुन को हाथ भी नहीं लगाया, वो मांस खाने वाला निकल रहा है। अब उसकी कुंडली का भी क्या भरोसा, पता चला कुंडली भी गलत ही दे दी हो। अरे यही तो जमाना है। पर मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने कह दिया निखिल उठो तो निखिल उठ जाएगा, मैंने कह दिया कि बैठो तो निखिल बैठ जाएगा। ना कोई प्रेम प्रसंग, ना ही किसी लड़की से बातचीत, बस अपना काम करना और वापस घर आना। इतनी तारीफ करूंगी निखिल की कि विमला आज शाम तक खुद ही अपनी बेटी का रिश्ता लेकर हमारे घर आ जाएगी। ठीक है, अभी ज्यादा कमाता नहीं है, महीने के 1.5 लाख में होता क्या है। कोशिश कर रहा है, कह रहा था कोई नई कंपनी मिली है, फिर महीने के 3 लाख हो जाएंगे। बस नमक रोटी चल जाए और क्या। अच्छा, वाह भाई वाह। जहाँ यहाँ रूपा विमला के सामने निखिल की तारीफों की पूल बांध रही थी, वहाँ निखिल लवर्स पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड चिया के साथ एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रो डाले नजारों का मजा ले रहा था। कब मिलाओगे तुम अपनी मम्मी से मुझे? या नहीं मिलाना तो बोल दो, मेरे पापा मेरे लिए लड़की देख रहे हैं, मैं उनमें से किसी को भी हाँ कर दूंगी। अरे 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 मेरी बुलेट ट्रेन, रुक भी जा। आज शाम को ही मैं मम्मी से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ, मुझे पता है कि मम्मी मना नहीं करेगी। खैर बात क्या करना, आज शाम को तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर से पिक कर लूंगा और सीधा अपने घर ले जाऊंगा। दोनों सास बहू मिलकर जितने भी सवाल जवाब करने हो ना वही कर लेना। निखिल रूपा का इकलौता बेटा था। बचपन से निखिल ने जो भी चाहा रूपा ने उसे दिया था, पर रूपा शुरू से ये जानती थी कि उसे निखिल को कब, क्या और कैसे देना है। निखिल की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। रूपा उसकी शादी विमला की बेटी से कराना चाहती थी और इसके लिए उसने अपना पहला दांव तो चल भी दिया था। घर लौटने के बाद रूपा इस सिलसिले में अपनी बेटी प्रिया से बात करती है। तेज हो तुम तो मम्मी, इतना स्मार्ट मूव, जिसमें कि निखिल तो सिर्फ 40,000 कमाता है। अरे ये तो तू जानती है ना, वो विमला थोड़ी ना जानती है। ऐसी हवा उड़ाई है मार्केट में मैंने कि सबको यही लगता है कि निखिल 1.5 लाख रुपए कमाता है। अब ये सुनकर जब विमला सामने से रिश्ता लेकर आएगी तो अपने इतने कमाओ लड़के के बदले में मैं भी तो कुछ मांगूंगी ना। फिर तो घर की हालत जरा ठीक करनी पड़ेगी मम्मी। विमला आंटी आए तो उनके सामने इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। दोनों माँ बेटी मिलकर घर को पूरी तरह सजा लेती है और रूपा विमला के इंतजार में दरवाजे पर नजरें बिछाए बैठ जाती है कि तभी दरवाजे से अंदर निखिल चिया के साथ आता है।
राइट पैर पहले चिया। मम्मी इससे मिलिए, यह है मेरी जीवन साथी चिया। चिया, ये क्या नाम हुआ निखिल? चिया सीड्स खाकर मैं हड्डियां मजबूत करती हूँ और तुम चिया को लाकर हमारी हड्डियां कमजोर करने की सोच रहे हो। मम्मी की मर्जी पूछी भी नहीं और जीवन साथी चुन लिया। पर निखिल, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पसंद को कभी नापसंद नहीं कर सकती। 2 मिनट नहीं हुए बेटा तुम्हें यहाँ आए, इतनी सी देर में इतना ज्यादा सोच लिया है? इतना दिमाग लगा लिया? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अभी हम मिल तो ले। निखिल, काफी दिन रह चुके हो तुम चिया के साथ, अब जरा इसे मेरे पास छोड़ दो तो मैं भी बात कर लूं तुम्हारी चिया से। और अपनी माँ के साथ चिया को अकेला छोड़कर निखिल कमरे के अंदर चला जाता है। तो कितने दिन से रिलेशन में हो तुम दोनों? नया नया प्यार होगा, क्योंकि उससे पुरानी बात होती तो निखिल मुझे जरूर बताता। 4 साल हो गए मम्मी जी। अभी से मम्मी जी? वो निखिल ने मुझे याद से आपको मम्मी ही बोलने को कहा था आंटी जी। वो तो मुझे यहाँ ये कहकर लाया था कि आज अपनी सास से अच्छी तरह से बात कर लेना। इसका मतलब है कि निखिल पहले ही मन बना चुका है। अगर मैंने मना किया तो बेकार में मैं अपने बेटे की नजर में बुरी बन जाऊंगी। हाँ, तो मुझे करनी ही पड़ेगी। एक बार शादी होकर तुम हमारे घर आ जाओ बेटा जी, उसके बाद बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अरे बेटा, तुम इतना घबरा कर जवाब क्यों दे रही हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। बेटा है मेरा निखिल, उसकी हर पसंद नापसंद मुझे पता है। मुझे तो पहले से ही पता था कि निखिल की लाइफ में कोई है। मैं तो बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी, और मेरे बेटे की पसंद मेरी पसंद तो होनी है। सच में आंटी जी? अरे ना 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 मम्मी जी, बेटा तुम्हारे घर कब आओ रिश्ता लेकर, ये बताओ पहले। और अपने बेटे की नजरों में अच्छी माँ साबित होने के लिए रूपा शादी के लिए हाँ कर देती है और निखिल और चिया की शादी हो जाती है। शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद जैसे ही चिया अपनी सास के पैर छूने के लिए झुकती है, रूपा उसे पकड़ते हुए कहती है, अरे ना ना बेटा, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। भले मेरा बेटा तुम्हें ब्याह कर ला रहा है, पर मेरे लिए तो तुम मेरी बेटी ही हो। अब मेरी बेटी आपके हवाले हुई रूपा जी, उसका ध्यान रखिएगा। एक ही शहर में है सिया का ससुराल भी और मायका भी। एक पैर ससुराल में रहेगा तो दूसरा मायके में। आप फिक्र मत कीजिए, कहे तो कल ही भेज दूं चिया को आपके यहाँ। सही में मम्मी जी तो बहुत ही अच्छी है। निखिल बिल्कुल सही कहता था, मेरी माँ का मन बहुत कोमल है। खुशी खुशी चिया अपने सपनों के साथ अपने ससुराल आती है, पर इस पूरी शादी में कोई उदास था तो वो थी प्रिया। और चिया को अपने भाई की पत्नी बना देख प्रिया गुस्से में अपनी माँ के कमरे में जाकर कहती है, आप भी हो गई ना उसकी बातों का शिकार? क्या पट्टी पढ़ाई है उसने आपको मम्मी? वैसे तो आप बड़ी तेज बनती है, और अब देखो कैसे फक्कड़ लोग हैं। हमने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने सामने से दिया नहीं। अरे क्या जरूरत थी ऐसी लड़की को हाँ करने की? इकलौती है चिया अपने माँ बाप की, सब उसी का होना है, यानी कि अपने निखिल का। अब इस छोटे मोटे सगुन और जरा से फर्नीचर के लिए मैं एक फ्लैट और मेन बाजार का एक दुकान हाथ से जाने देती क्या? तेज हो मम्मी आप। पर उसका क्या जो आपने उसे इतनी छूट दे रखी है, अब तो वो हर रोज अपने मायके जाकर बैठी रहेगी। जाकर तो दिखाए, अब तो बस देखती जा। एक शहर का मायका अगर उसे विदेश का ना लगा ना, तो मेरा नाम भी रूपा नहीं। जिया एक बहुत अच्छी बहू की तरह जी लगाकर अपने पूरे ससुराल को संभाल रही थी, और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद एक दिन ममता का कॉल चिया के फोन पर आता है। कहाँ तेरे पापा तुझे बिना देखे खाना भी नहीं खाया करते थे, और आज देख तेरे बिना ही उन्हें खाना खाना पड़ता है। तेरी बड़ी याद आती है बेटा, जरा वक्त निकाल कर 1-2 दिन हमारे यहाँ आ जा। पूछना क्या है मम्मी, मैं जानती हूँ ना मेरी सास को, वो कभी ना नहीं करेगी। और अपनी सास से बिना पूछे अपने मायके जाने की खुशी में चिया अपना बैग पैक कर लेती है और एक्साइटेड होकर बाहर आकर अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मैं ना पापा के घर निकल रही हूँ, 2 दिन में आ जाऊंगी, क्योंकि ना। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल जा, अच्छा किया तूने बता दिया। दोपहर का खाना मैं खुद बना लूंगी, तू बेफिक्र होकर घूम कर आ जा। हाँ। और जैसे ही चिया अपने घर से बाहर निकलने लगती है, रूपा अपना पेट पकड़कर कराहना शुरू कर देती है।
सास की आवाज सुनकर भागती हुई चिया उनके पास जाती है। चिया को देखकर रूपा और तड़पने लगती है। ओह माय गॉड, लगता है मम्मी को वही दर्द उठाया है। चलिए मम्मी, आप कमरे में चलिए। कौन सा दर्द? कभी कभी ना मम्मी के पेट में ऐसा दर्द उठाता है कि 4 पेन किलर खाने के बाद भी शांत नहीं होता। खैर आप फिक्र मत करो। भाभी, आप अपने मायके जाओ, मैं संभाल लूंगी मम्मी को। नहीं दीदी, आप ये क्या बात कर रही हैं? मम्मी को इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं बाद में चली जाऊंगी। वैसे भी 3 किलोमीटर की दूरी पर तो है घर मेरा। कौन सा फॉरेन में है जो एक बार टिकट कट गई तो वापस करने में दुख हो। और इस तरह अच्छा खासा ड्रामा करके रूपा अपनी बहू को उसके मायके जाने से रोक लेती है। मान के मम्मी, क्या ड्रामा किया आपने। एक बार के लिए तो मैं भी घबरा गई थी। अब जिस तरह आपने दर्द का ड्रामा किया ना, कम से कम 1 हफ्ते तो आपको बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा, वरना भाभी को शक हो जाएगा। अरे नहीं भाई, मुझे कोई शौक नहीं है उठकर भागने का। मैं तो आराम से बिस्तर पर लेटी रहूंगी, सामने टीवी ऑन रहेगा और मेरी सेवा करती रहेगी तेरी प्यारी भाभी। और इस तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज चिया अपनी माँ से बात कर रही थी और फिर से मायके जाने की बात उठती है। अब कैसी है तेरी सास? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उनके शरीर में? ध्यान रखा कर उनका। हाँ नहीं मम्मी, अब तो वो बिल्कुल फिट है। और वैसे भी उनका किसी बीमारी के कारण दर्द नहीं हो रहा था। उनकी ना ये खानदानी बीमारी है, कभी भी अचानक दर्द उठ जाता है, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। और तेरे ससुर निखिल जी, वो तो सही है ना? हाँ मम्मी, सब कोई सही है। अब जब सब कुछ सही है बेटा, तो तू 2 दिन के लिए आ जा, हमारा भी मन लग जाएगा। हाँ मम्मी, पिछली बार तो रह गया था। ठीक कह रही हैं आप, मैं आती हूँ। चिया रसोई में अपनी माँ से मायके जाने की बात कर रही थी कि तभी रूपा दरवाजे पर आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है और फौरन कहती है, ओहो बहू, तुझे मायके जाना था तो पिछली रात ही निकल जाती ना। आज से तो तारे लग गए, वो भी 2.5 महीने के लिए। इन दिनों ससुराल से मायके जाना अच्छा नहीं होता, बुरा सगुन मानते हैं बहू। आज से पहले कभी भी हमारे घर की किसी भी बहू ने तारे के वक्त मायके से ससुराल या ससुराल से मायके का सफर नहीं किया। पर तुम आजकल की हो, अगर तुम्हें फिर भी इस नियम को काट कर जाना है तो जा सकती हो। मम्मी, ऐसा करने से तो मायके वालों की तबीयत बिगड़ जाती है ना, और ससुराल में पति की। अब देख बेटा, ये तो मानने न मानने पर है। मैं बहू पर जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। अगर उसे मायके जाने का इतना ही मन है तो बिल्कुल जाए। अब इतना सब सुनने के बाद चिया कैसे हाँ कर सकती थी। गलती मेरी है मम्मी जी, गलती मेरी है। अगर एक दिन पहले ही मैंने मम्मी से बात कर ली होती तो अभी मैं मायके में होती। अब तो नियम के ऊपर मुझे रखकर मुझे जाने के लिए भी कह रही हो, पर नहीं, मैं इस घर के नियमों के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। और नियम जानने के बाद अगर मैं मायके गई तो वहाँ मम्मी मुझे 100 बातें सुनाएगी। और इस तरह से फिर से रूपा अपना दिमाग लगाकर अपनी बहू को मायके जाने से रोक लेती है। वाह मम्मी, इतना दिमाग लाती कहाँ से हो आप? वैसे आप भाभी को मायके जाने क्यों नहीं देना चाहती? अच्छा है ना, वो वहाँ चली जाए तो हमें यहाँ टेंशन नहीं रहेगी। अच्छा, उसे मायके भेज दूं? एक बार अगर इसके पैर खुल गए ना तो ये हर दिन मायके में ही पड़ी रहेगी। फिर हमारा ये घर कौन संभालेगा? रसोई में बेकार में कुक रखना पड़ेगा, क्योंकि तू तो काम करेगी नहीं और मैं काम करना नहीं चाहती। तो बेकार का खर्च क्यों बढ़ाना? आए दिन अगर ये अपने मायके जाएगी तो मेरा बेटा इसके पीछे पीछे इसके मायके जाएगा। और इसी चीज में अगर ये अपने ससुराल वालों की तरफ ज्यादा झुक गया ना फिर तो हमारा बेटा उन्हीं का हो जाएगा। एकदम सही मम्मी, एकदम सही। पर ऐसे कब तक आप भाभी को रोक लोगी? अरे देखते जा तू। इसी तरह हर बार कोई ना कोई बहाना करके रूपा चिया को उसके मायके जाने ही नहीं देती। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। एक शाम चिया अपनी एक सहेली प्रेमा से बात कर रही थी। कई सालों के बाद मैं वापस इंडिया आ रही हूँ, तो इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, मिलने आ जाना शांति से। क्या पता यार, मैं मिलने आ भी पाऊंगी या नहीं। 5 साल हो गए, अपने मायके तो जा नहीं पाई, तुझसे क्या मिलूंगी। क्या? आर यू किडिंग? तेरी शादी तो तेरे ही शहर में हुई है ना, उसके बाद भी तो 5 साल से मायके नहीं जा पाई। तेरी सास तो बड़ी टेढ़ी खीर लगती है। अरे नहीं, वो तो बहुत सीधी है बेचारी, पर हर बार ना इत्तेफाक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मुझे भेज नहीं पाती। जैसे कि कभी खराब समय आ जाता है, कभी उनके पेट में दर्द हो जाता है, कभी वो ना सीढ़ियों से गिर जाती है।
बस बस मैं समझ गई, यानी कभी तेरी ननद का एग्जाम पड़ जाता होगा, कभी ससुर जी मना कर देती होंगे, पर सास तो अच्छी बनी रहती होगी, यही ना? क्या यार, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी गवारों वाली बात कर रही है, क्यों? तुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब तेरी सास की चाल है? वो तुझे तेरे मायके भेजना ही नहीं चाहती, और इसका एक रीजन ये हो सकता है कि वो अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती। तू अगर अपने मायके नहीं जा सकती तो अपने पति को अपने ससुराल भेजना शुरू कर दे। और अब चिया सब कुछ समझ जाती है। अगले दिन से चिया का वर्जन 2 सभी के सामने आता है, खाने के टेबल पर। मेरा हो गया, मैं निकलता हूँ। निखिल, किचन से अपने टिफिन के साथ पापा मम्मी का भी टिफिन ले जाना। मैंने उन दोनों के लिए खाना पैक कर दिया है। वो क्या है ना, मम्मी के हाथ में जरा सूजन आ गई है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं टिफिन पहुंचा दूंगा और मम्मी की तबीयत भी पूछ लूंगा। वैसे उन्होंने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? तुम तो जानते हो ना कितने जिद्दी हैं। जिद करती है मम्मी, नहीं गई डॉक्टर के पास। अच्छा तुम टेंशन मत लो, ऑफिस के लंच ब्रेक में मैं मम्मी को डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा, वो मुझे मना नहीं कर पाएंगी। ये सुनते ही रूपा की आंखों के आगे चांद सितारे घूमने लगते हैं। निखिल टिफिन लेकर निकल रहा था। इसके पहले कि रूपा फिर से कुछ कहती, उसकी बात को काटती हुई चिया कहती है, फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैंने पता कर लिया है। मान लो अभी खराब समय भी चल रहा है तो लड़का इस समय अपने ससुराल जा सकता है। ये सारे नियम ना बहुओं के लिए होते हैं। रात के वक्त सभी खाने के टेबल पर निखिल का इंतजार कर रहे थे, पर निखिल ऑफिस आवर्स के 2 घंटे बाद भी घर नहीं आता। ऐसा तो निखिल कभी नहीं करता, क्या बात हुई होगी? ए बहू, जरा फोन मिलाकर पूछ तो। वो क्या है ना मम्मी जी, निखिल से तो मेरी बात पहले ही हो गई थी। मम्मी की तबीयत देखकर उसे मम्मी को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आज ना वो मम्मी के पास ही रहने वाले हैं। क्या भैया आंटी जी के घर है? हाँ दीदी, और खाने की फिक्र मत कीजिए, शाम को ही उन्होंने अपने दोस्त को भेजकर अपने कल के ऑफिस के कपड़े और रात का खाना मुझसे मंगवा लिया था। रूपा के पेट दर्द का बहाना, कमर की मोच, ये तो बस चिया पर ही काम कर सकता था, निखिल पर तो ये काम करने वाला था नहीं। अब इसी का फायदा उठाकर चिया रोज रोज निखिल को अपने मायके भेज दिया करती। एक सुबह कंधे पर सिलेंडर लिए निखिल घर से बाहर निकल रहा था। ये देखकर रूपा कहती है, अरे हमारा सिलेंडर तो कल ही लगा है, ये सिलेंडर लेकर कहाँ निकल रहा है तू? मम्मी जी के यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया ना मम्मी। अब इस एज में पापा सिलेंडर उठाकर ले जाए अच्छा तो नहीं लगता, तो वहीं सिलेंडर पहुंचाने जा रहा हूँ। और जिया, आज रात का मेरा खाना मत बनाना, मैंने मूवी प्लान करी है, पापा मम्मी और मेरी पर्सनल डेट, तुम नहीं आओगी? ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। निखिल अपने ससुराल वालों से इतना घुल मिल जाता है कि एक शाम वो एक साड़ी अपनी माँ को दिखाता हुआ पूछता है, ये साड़ी कैसी लग रही है मम्मी, अच्छी है ना? हाँ बेटा, बहुत ही खूबसूरत है ये तो। मतलब कि ये साड़ी मम्मी जी को भी बड़ी पसंद आएगी। मैंने ना आज उन्हें गिफ्ट देने की सोची है, सही रहेगा ना मम्मी? जिस चीज का डर था वही हो गया, ये तो उन लोगों का गुलाम ही बनता जा रहा है। अब दिमाग लगाना ही पड़ेगा रूपा, वरना तेरा बेटा तेरे हाथ से गया। और अगली सुबह रूपा खुद अपनी बहू का बैग पैक करके उसे कहती है, अरे बहू तैयार हो जा, मायके नहीं जाना क्या? रेडी हूँ मम्मी जी। और कुछ इस तरह फाइनली चिया अपने मायके पहुंच ही जाती है। नेहा और मेघा अपने घर में काफी खुश थे, और खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर उन दोनों की सास गांव जो गई थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी मेघा उसके पास आती है और कहती है, नेहा दीदी, जब से माँ जी गाँव गई है ना, तब से इस घर में कितना सुकून है। हाँ मेघा, तुम सही कह रही हो, जब से माँ जी गई है इस घर में सुकून के साथ शांति और आराम भी है, वरना माँ जी रहती तो हमसे कोई ना कोई काम करवाती रहती थी। लेकिन आप देखो हम कितने आराम से काम करते हैं और रात के समय बाहर से कुछ मंगवा भी लेते हैं। नेहा और मेघा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ नेहा का पति रोहित आता है और कहता है, नेहा शाम होने को आ रही है, खाना क्या बनाओगी? भूख लग रही है मुझे। रोहित जी, आज ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, क्यों ना आज हम बाहर से कुछ मंगवा लें? नेहा यार, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना बाहर का इतना अच्छा नहीं होता खाना, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब है तो क्या हुआ, मेघा तो है, मेघा बना देगी। चीची बुरा मत मानना, लेकिन मेरी भी तबीयत ना थोड़ी ढीली चल रही है।
वैसे मुझे ना दीदी का आइडिया बुरा नहीं लग रहा, हम जोमेटो से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि जोमेटो का खाना खराब नहीं आता। तुम्हें जो करना है करो। मेघा और नेहा की बात सुनकर रोहित कुछ नहीं बोलता और वहां से चुपचाप चला जाता है। रोहित के जाते ही वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगते हैं। शाम को नेहा और मेघा अपनी अपनी पसंद का खाना जोमेटो से ऑर्डर कर देती हैं और इस तरह अब सभी लोग जोमेटो का खाना खाते हैं। अगली सुबह नेहा देर से उठती है, जहाँ वो मेघा को किचन में काम करता देखती है। अरे मेघा, तुम सुबह सुबह किचन में काम कर रही हो? लगता है माँ जी का फोन आया है और उन्होंने तुम्हें जम कर सुनाया है, तभी तो सुबह सुबह उठकर किचन में काम कर रही हो। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी का फोन नहीं आया, लेकिन विशाल जी को ऑफिस जल्दी जाना था ना, तो उन्होंने मुझे जल्दी उठा दिया। अब उन्होंने जल्दी उठा दिया तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ खाने के लिए बना लूं। वैसे भी बाहर के खाने से इन मर्दों का ना मुंह बना रहता है, इसलिए सोचा कि कुछ हल्का सा बना लेती हूँ। सुबह का नाश्ता हो जाएगा और दोपहर में हम अपना देख लेंगे क्या खाना है। आइडिया बुरा नहीं है मेघा। दिन में हम लोगों के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना दिया करेंगे और शाम को हमारे लिए जोमेटो जिंदाबाद। इस तरह मेघा हल्का खाना बनाकर रोहित और विशाल को परोस देती है। वो दोनों खाना खाकर ऑफिस चले जाते हैं। वहीं दोपहर में भी वो वही खाना खाती हैं जो मेघा ने सुबह बनाया था। जब रात होती है तो एक बार फिर वो जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। रोज रोज जोमेटो का खाना खाकर, साथ ही इन दोनों की काम चोरी देखकर विशाल और रोहित परेशान हो चुके थे। भैया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों देवरानी जेठानी कर क्या रही है? अगर ये इसी तरह डेली बाहर का खाना खाती रहेंगी तो इससे इनकी भी हेल्थ खराब होगी और हमारी भी। हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये लोग जोमेटो का खाना बंद कर दे। हमारे पास माँ को यहाँ बुलाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक माँ ही है जो इन लोगों को रास्ते पर ला सकती है। अब वही इन दोनों को सुधारेंगी और इस घर में जोमेटो का खाना बंद करवाएगी। रोहित की बात सुनकर विशाल उसकी बात से सहमत होता है और इस तरह वो दोनों अपनी माँ को फोन करके सारी बात बता देते हैं। ये सुनने के बाद उसकी माँ कुंती अपने बेटों से कहती है, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ रही हूँ और जब मैं वापस आऊंगी तो इन दोनों को सीधा कैसे करना है ये मैं खुद देख लूंगी। पर फिलहाल तो तुम इन्हें कुछ दिन और झेल लो। इतना बोलकर कुंती फोन रख देती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ बहुत जल्द कुंती अपने घर आ जाती है, जहाँ उसकी दोनों बहू अपनी सास को देखकर हैरान हो जाती है। उनकी ऐसी शक्ल देखकर कुंती उनके पास जाती है और सोफे पर बैठकर उनसे कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी प्यारी बहुओं, मेरी शक्ल देखकर तुम दोनों के चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? माँ जी, आप तो लंबे समय के लिए गांव गई थी ना? गांव में जमीन को लेकर कुछ पंगा हो रखा था। हाँ माँ जी, गांव का पंगा ठीक हो गया क्या? नहीं बहू, ठीक तो नहीं है, लेकिन मैंने सब मैनेज कर लिया है। अब जब सब कुछ मैनेज हो चुका है तो गांव में रहकर मैं क्या करती, इसीलिए सोचा क्यों ना मैं अपने घर ही आ जाऊं। वैसे भी तुम दोनों यहाँ अकेली थी, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा ना मेरे बिना। माँ जी, आपको क्या बताऊं, हमारा मन तो ऐसा लग रहा था, लेकिन अब आप यहाँ आ गई है तो हमारा मन नहीं लगेगा। नेहा बहू, क्या सोचने लगी तू? कहीं तो ये तो नहीं सोच रही कि माँ जी इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गई? ना 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 माँ जी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, आप ही का घर है, आप जब चाहे आ सकती हैं। मैं कौन होती हूँ ऐसा सोचने वाली। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही है, इसलिए कुछ अच्छा सा बनाकर मेरे लिए ले आओ। नेहा अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से किचन में चली जाती है। अपनी जेठानी का उतरा हुआ मुंह देखकर मेघा उससे कहती है, दीदी अब तो माँ जी आ गई हैं, अब हमें घर पर खाना बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा जीना दुश्वार कर देंगी। तुम चिंता मत करो मेघा, तुम्हारी जेठानी किसी से कम नहीं है। मैंने सासू माँ को बाहर के खाने की आदत ना लगवा दी ना, तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। अब तुम देखना, मुझे खाना बनाने को कहा है ना, लेकिन मैं तो माँ जी को जोमेटो का खाना ही खिलाऊंगी। लेकिन दीदी, मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा। अगर माँ जी को हल्की भी भनक लग गई ना कि हम लोग जोमेटो का खाना मंगवा कर खा रहे हैं, तो वो तो हमारा जीना दुश्वार कर देंगी। तुम कितना सोचती हो पगली। अरे जब तुम्हारी जेठानी हो साथ तो डरने की क्या है बात, हम ना सब संभाल लेंगे। आखिर इतने सालों से इस घर में रहती हूँ।
इसलिए मुझे हर एक चीज पता है कि कब किसे कैसे बेवकूफ बनाना है। इतना बोलकर नेहा हंसते हुए जोमेटो से ऑर्डर कर लेती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी बॉय मेघा के दरवाजे पर आता है तो दरवाजे पर कुंती पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि डिलीवरी बॉय अपने हाथ में खाना लिए खड़ा है। उसे देखकर कुंती उसे वहीं रुकने के लिए कहती है। अरे भैया, आप यहाँ किसका ऑर्डर लेकर आ गए? हाँ मैडम, ये ऑर्डर नेहा जी के नाम का है। आप नेहा जी को बुला दीजिए या फिर ये ऑर्डर पिक कर लीजिए। अरे नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे घर में ना बाहर का खाना ऑर्डर नहीं किया जाता। एक काम करो, आप इसे वापस लेकर निकलो यहाँ से। कुंती उस डिलीवरी बॉय को वहाँ से वापस भेज देती है। तभी नेहा के फोन पर मैसेज आता है कि उसका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। ये देखकर नेहा समझ जाती है कि डिलीवरी बॉय दरवाजे पर आया तो था, लेकिन उसकी सास ने उसे वापस भेज दिया। ये देखकर उसका मुंह बन जाता है, पर क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए अब उसको घर में खाना बनाना ही पड़ता है। कई दिनों बाद रात के समय घर का खाना खाकर विशाल और रोहित तो काफी खुश थे। उनकी खुशी देखकर नेहा और मेघा को ये समझते देरी नहीं लगती कि ये सब किया कराया उनके पति का ही है। खाना खाकर अब जब सब अपने अपने कमरे में जाते हैं तो नेहा रोहित से कहती है, रोहित जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि माँ जी को यहाँ बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। नेहा, देखो मेरे पास तुमसे बहस करने के लिए समय नहीं है। मुझे कल ऑफिस जाना है, मैं थक गया हूँ। इतना बोलकर रोहित सो जाता है। लेकिन नेहा उसके इस बर्ताव को देखकर समझ जाती है कि उसकी सास को आखिर बुलाया किसने है। अगली सुबह जब रोहित और विशाल अपने ऑफिस चले जाते हैं और कुंती अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तब नेहा मेघा के पास जाती है और कहती है, मेघा, तुम्हें पता है सासू माँ को आखिर यहाँ बुलाया किसने है? हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सासू माँ को यहाँ किसने बुलाया है, लेकिन हम भी ना कम नहीं है। हम माँ जी को इतना परेशान कर देंगे कि वो खुद ब खुद यहाँ से वापस गांव चली जाएंगी और एक बार फिर से हम लोगों का राज इस घर पर छा जाएगा। अरे लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे माँ जी परेशान हो जाए और परेशान होकर यहाँ से भाग जाए? करना क्या है? अरे हर घर में एक ही परेशानी होती है और वो है चूहा। अगर माँ जी के कमरे में चूहा छोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा बताइए? ऐसा आइडिया बुरा नहीं है। माँ जी उन चूहों से परेशान हो जाएगी और फिर वो हमसे कहेगी, और माँ जी को हम कहेंगे चूहे तो पूरे घर में हैं और घर के सारे सामान को तहस नहस कर रहे हैं। फिर माँ जी बहुत कोशिश करेंगी उन्हें भगाने की, लेकिन वो चूहे भगा नहीं पाएगी क्योंकि उन चूहों को तो हम भेजेंगे। और आखिरकार जब माँ जी उनसे परेशान हो जाएंगी तो खुद ही अपना सामान पैक करके गांव चली जाएगी। प्लान बनाने के बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगती है और वो दोनों अपने प्लान के हिसाब से वैसा ही करती है जैसा उन्होंने सोचा था। दोनों ही अपनी सास के कमरे में चूहों को छोड़ देती है, लेकिन उन दोनों की इस चाल से कुंती अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए उसे तो उन चूहों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उल्टा वो उन चूहों को पिंजरे में कैद कर अपनी बहू के कमरे में छोड़ देती है। अपनी सास की ऐसी चालबाजी देखकर दोनों ही अपने सर पर हाथ रख लेती हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर कहती हैं, दीदी, माँ जी तो बड़ी चालाक निकली। देखा किस तरह उन्होंने हमारा दांव हम पर ही पलट दिया। हाँ सही कह रही हो मेघा तुम। माँ जी भी ना इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। वो तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली है, इसलिए अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम करें भी तो क्या? हम कुछ भी कर रहे हैं तो माँ जी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है हमें। अरे कोई बात नहीं मेघा, माँ जी अगर हर चीज में हमें जवाब दे रही है तो क्या हुआ? हम भी हार मानने वालों में से नहीं है। उन्हें घर का ही खाना खाना है ना, तो अब उन्हें घर का खाना खिलाऊंगी मैं। इतना बोलकर नेहा मुस्कुराने लगती है और शाम को जब सभी खाना खाते हैं तो नेहा जानबूझकर अपनी सास की कटोरी में लाल मिर्च वाली सब्जी डाल देती है। जब कुंती वो तीखी सब्जी खाती है तो उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। अपनी सास का लाल चेहरा देखकर नेहा कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपका चेहरा लाल क्यों हो रहा है? आप गुस्से में हैं या फिर आपको सब्जी तीखी लग रही है? ना तो मैं गुस्से में हूँ और ना ही मुझे सब्जी तीखी लग रही है, क्योंकि मुझे भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए मैंने गर्मा गर्म सब्जी मुंह में डाल ली, जिस वजह से मेरा मुंह जल रहा था और इस कारण मेरा चेहरा लाल हो गया। अरे बाकी तो चिंता मत कर, इतने तीखे में मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला।
इतना बोलकर कुंती हंसने लगती है और उसके साथ उसके दोनों बेटे भी हंसने लगते हैं। ये देखकर कुंती की दोनों बहुएं चिढ़ जाती हैं और मुंह बनाते वहां से चली जाती हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कुंती की दोनों बहुएं कोई ना कोई पैंतरे आजमाती जिससे कुंती वापस गांव चली जाए, लेकिन उनके तो सारे पैंतरे फेल हो जाते। ये देख मेघा तो अब हार मानने लगती है और वो अपनी जेठानी को समझाते हुए कहती है, दीदी, हमारी सास हमसे भी 4 कदम आगे हैं। हमारे सारे आइडियाज फ्लॉप होते जा रहे हैं, इसलिए अब हमें अपने दिमाग से उनको गांव वापस भेजने का सपना निकाल देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस कभी अपने गांव जाएगी। और वैसे भी अब तो हम अपना काम खुद ही करने लग गए हैं। हम फालतू के कारनामेबाजी करते हैं। फालतू का दिमाग चलाने से तो अच्छा है कि हम चुपचाप एक अच्छी बहू बनकर रह ले। मेघा की बात सुनकर नेहा चिढ़ जाती है और कहती है, मेघा, तुमने इतनी आसानी से हार मान ली, कोई बात नहीं, तुमने हार मानी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं मम्मी जी को गांव भेज कर ही रहूंगी। भले ही हमने अपने सारे आइडियाज इस्तेमाल कर लिए हो, लेकिन अभी भी मेरे पास एक गोल्डन आइडिया है और वो है हमारी पड़ोस वाली चंदा आंटी। अब इसमें पड़ोस वाली आंटी हमारा क्या कर सकती है? अरे वो हमारा कुछ नहीं करेगी, बल्कि हमारी मदद करेगी, क्योंकि चंदा आंटी के पास कोई 2 घंटे बैठ जाए तो उसके कानों से खून निकल जाता है। सोचो अगर चंदा आंटी हमारे घर में पूरा दिन रही तो माँ जी की हालत क्या होगी। हाँ दीदी, आइडिया बुरा नहीं है, इसमें मैं भी आपके साथ हूँ। इस तरह अब नेहा अपनी पड़ोसन चंदा आंटी के पास जाती है और उन्हें अपने घर बुला लाती है। अरे कुंती बहन, तुम यहाँ कब आई? तुमने तो मुझे एकदम से सरप्राइज दे दिया। मैं तो तुम्हें देखकर शॉक्ड हो गई। क्या बहन, मुझे देखकर तुम शॉक्ड क्यों हो गई? मैं क्या कोई एलियन नजर आ रही हूँ तुम्हें? नहीं नहीं, एलियन तो नहीं, लेकिन तुम काफी समय से गांव में थी, इसलिए तुम्हें देखकर झटका सा लगा। अरे इतना झटका मत खाओ चंदा बहन, कहीं ऐसा ना हो कि इन झटकों में तुम ऊपर ही पहुंच जाओ। इस तरह कुंती और चंदा एक दूसरे से बात करते हैं। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन कुंती चंदा से बात करने में थकती नहीं है। उल्टा चंदा ही कुंती के साथ बैठकर बोर हो जाती है और वो बहाना बनाकर वहां से जाने लगती है। चलो कुंती बहन, मैं चलती हूँ। सुबह से यहाँ बैठी हूँ, सुबह से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। वो क्या है ना, घर पर बहू अकेली है, वैसे भी शाम हो गई है और शाम को ना इंसान को अपने घर में ही रहना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना बोलकर चंदा वहां से चली जाती है और कुंती मुस्कुराते हुए उठती है और अपनी दोनों बहुओं के पास जाकर कहती है, मेरी प्यारी दो बहुओं, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। ना तो मैं इस घर से वापस अपने गांव जाऊंगी और ना ही तुम्हें जोमेटो से खाना ऑर्डर करने की आजादी मिलेगी। मुझे सब पता है, तुम्हें काम ना करना पड़े सिर्फ इसलिए तुम मुझे गांव भेजना चाहती हो, क्योंकि जितने दिन मैं गांव में रही उतने दिन तुम लोगों ने भरपूर काम चोरी करी। लेकिन अब नहीं, अब तुम आदत डाल लो, क्योंकि मैं यहीं रहूंगी। अपनी सास की बात सुनकर मेघा तो अपनी सास के आगे घुटने टेक देती है, लेकिन नेहा अभी भी हार नहीं मानती और वो अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं दीदी को समझाऊंगी। मैं उन्हें समझाऊंगी कि उनके सारे आइडिया बेकार हैं आपके सामने, इसलिए वो आपकी शरण में आ जाए। मेघा की बात सुनकर कुंती मुस्कुरा देती है और वहां से चली जाती है। मेघा अपनी जेठानी के पास जाकर उसे समझाने लगती है। काफी समझाने बुझाने के बाद नेहा को भी लगता है कि कहीं ना कहीं मेघा सही बोल रही है। वो कुछ भी करे, सब कुछ बेकार ही जाने वाला था। और वैसे भी उन लोगों ने इतनी कोशिश तो करके देख ली, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला। नेहा भी अब इस बात को मान लेती है और अपनी सास के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती है। माँ जी, हो सके तो मुझे माफ कर दो, आप गलत है। मेरा मतलब है आप सही है, मैं गलत हूँ। मैंने आपको हराने के पीछे न जाने कौन कौन सी चालें चली, लेकिन आप हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए मैंने ही आपके आगे घुटने टेक दिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। कोई बात नहीं बहू, मैं बस यही सुनना चाहती थी। खैर, अब से मैं यही रहूंगी और इस घर में बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं आएगा। बात यहीं खत्म। इतना बोलकर कुंती वहां से चली जाती है और इस तरह कुंती अपनी बहुओं को लाइन पर ले ही आती है।